जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, बिग वीजी के जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जो है कि फिर से क्या बोलते हैं केमिस्ट्री का क्लास लेकर के आए हैं। केमिस्ट्री का क्लास लेकर के आए हैं और आपको पता है कि पर डे हम जो है कि ऑल सब्जेक्ट का जो है कि क्लास लेकर के आते हैं और टॉपिक वाइज प्लस में एग्ज़ाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर इसको पढ़ लेते हैं जो है कि आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और चलिए तो बिना देर करते हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि पदार्थ तो पदार्थ जो है कि दरअसल हमने पिछले क्लास में जो पढ़ा था पदार्थ, तो पदार्थ का कितना अवस्था होता है। तो एक होता है भौतिक, दूसरा होता है रासायनिक। एक होता है भौतिक और दूसरा जो है रासायनिक होता है। और भौतिक में जो होता है, भौतिक अवस्था में पदार्थ का 5 अवस्था होता है। भौतिक में पदार्थ का कितना अवस्था होता है? 5 अवस्था। पहला था ठोस, जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है। और दूसरा है इसका जो है कि परमाणु, इसके अणु का जो है कि कण जो होता है आपस में बहुत मजबूती से पकड़ बना करके रखते हैं। और रासायनिक तेल और डीजल पेट्रोल ये सब जो है इसके अंतर्गत आता है। और इसका आकार तो अनिश्चित होता है लेकिन आयतन जो है निश्चित होता है। इसके अणुओं का पकड़ जो है आपस में थोड़ा लूज होता है ठोस की तुलना में, और यह जो है कि कम पकड़ करता है आपस में। और उसके बाद तीसरा बताया था गैस। गैस, इसका ना ही आकार निश्चित होता है ना ही आयतन होता है। इसके अणुओं का जो पकड़ होता है बहुत लूज होता है और यह परस्पर जो है कि एक दूसरे से काफ़ी, इसके अणुओं का कण जो है आपस में गति करते रहते हैं। और चौथा हमने बताया था प्लाज्मा। यह सबसे गर्म अवस्था होता है। और फिर हमने पाँचवा बताया था, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो यह जो है कि पदार्थ का 5 अवस्था हमने बता दिया था। उसके बाद है कि फिर रासायनिक अवस्था में क्या होता है। उसके बाद पदार्थ का जो रासायनिक अवस्था होता है उसमें हमने क्या बताया था, इसको हम देख लेते हैं। पदार्थ का जो रासायनिक अवस्था होता है, इसमें पदार्थ का रासायनिक अवस्था को भी 3 भागों में बांटा गया था। पहला भाग था तत्व, जिसमें 118 तत्व को अंग्रेजी में एलिमेंट कहते हैं, जिसमें 118 तत्व आता है। यह पीरियोडिक टेबल में आप देखे होंगे। उसके बाद दूसरा हमने बताया था यौगिक। उसके बाद तीसरा बताया था मिश्रण, जिसमें तत्व में बताया था कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया। तत्व में क्या बताया था कि तत्व कोई भी जो है कि केवल एक परमाणु से मिलकर के बना है उसे क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। और यौगिक में क्या बताया था कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समग्र मिश्रण हो उसे क्या कहते हैं, यौगिक। जैसे हो गया कि H2O हाइड्रोजन और प्लस में ऑक्सीजन का संयोग है, दोनों का मिश्रण है, दोनों का समग्र मिश्रण है, उसे क्या कहेंगे हम, यौगिक कहेंगे। जैसे NaCl सोडियम और प्लस में क्लोरीन, दोनों का मिक्सर है और क्या बोलते हैं, समग्र मिश्रण है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। इसके साथ साथ हो गया Fe2O3 Fe3O4, ये सब जो है कि बताए थे हम यौगिक में। मिश्रण में क्या होता है, मिश्रण यह थोड़ा जटिल थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें कि इसके अंतर्गत आता है वायु में देखिए बहुत विषमांग मिश्रण होता है। और इसमें क्या होता है कि इसको हम बहुत मुश्किल से एक दूसरे, जैसे वायु में क्या होता है कि ऑक्सीजन हो गया, हीलियम हो गया, कार्बन हो गया, आर्गन हो गया, ये सब जो है मिक्स होता है। जैसे दूध हो गया, दूध में यह क्या है, मिश्रण है। इसको हम बहुत जटिल प्रोसेस से अगर अलग करना होगा, बहुत जटिल प्रोसेस होगा। जैसे खून हो गया, शहद हो गया, ये सब क्या हो गया, मिश्रण है। उसके बाद हमने पढ़ा था, यहाँ तक तो हमने बता दिया था। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं पिछले क्लास में। आगे का क्लास में क्या, तत्व को भी दरअसल 3 अवस्था में बांटा गया है। तत्व का 3 अवस्था कौन कौन सा, इसको हम देख लेते हैं। 3 अवस्था, तत्व का 3 अवस्था कौन कौन सा है। पहला जो है धातु होता है, जिसके अंतर्गत धातु, पहले टेबल में जो है धातु होता है, जिसे हम मेटल भी कहते हैं। यह जो है धातु, जिसके अंदर इसमें क्या होता है कि इसमें यह विद्युत का जो है सुचालक होता है। क्या होता है, धातु जो होता है यह विद्युत का सुचालक होता है। इसके साथ साथ यह जो चमकीला होता है, इसमें प्रत्यास्थता अधिक होता है। क्षारीय, यह जो है क्षारीय प्रकृति का होता है। और यह औघातवर्धनीय होता है। औघातवर्धनीय का मतलब ये होता है कि इस पर चोट मारने के बाद ये क्षणभंगुर नहीं होगा, बिखरेगा नहीं आपस में, क्योंकि इसके अणुओं का पकड़ आपस में बहुत मजबूती से होता है, इसलिए इसे यह औघातवर्धनीय होता है। इसके अंतर्गत कौन कौन सा आता है, जिसे हम देख लीजिए। जैसे धातु के अंतर्गत आ गया लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, उसके बाद कैल्शियम हो गया, कॉपर हो गया, सोना हो गया,
चांदी हो गया, तो ये सब क्या हो गया, ये सब धातु के अंतर्गत आता है। और इसके अणुओं का बीच जो है आपस में बहुत ज़्यादा पकड़ होता है, मजबूती से पकड़ होता है। यह क्षारीय प्रकृति का होता है और यह जो है चमकीला होता है, साथ साथ यह विद्युत का सुचालक भी होता है। और पीरियोडिक टेबल में अगर धातुओं की संख्या अगर देखा जाए कितना है, 91 धातुओं की संख्या कितना है, 91। 118 में 118 पीरियोडिक टेबल में टोटल कितना है, 118 था। तो जिसमें धातु जो है, धातुओं की संख्या कितना है, धातुओं की संख्या जो है की संख्या करता है 91। उसके बाद है हमारा अधातु, दूसरा है अधातु। अधातु, अधातु के अंतर्गत जो है ये अधातु किसे कहते हैं, तो अधातु में जो है अधातु जैसे जिसे हम नन मेटल के भी नाम से जानते हैं, क्या होते हैं, नन मेटल। नन मेटल, तो इसमें जो है यह जो है विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, लेकिन उष्मा का जो है सुचालक होता है। धातु क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है और उष्मा का भी चालक होता है, लेकिन ये जो है अधातु विद्युत का कुचालक, विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन उष्मा का जो है सुचालक होता है। यानी कि हो गया धातु जो है, अधातु में करंट पास नहीं होगा, लेकिन अगर उसमें उसको गर्म करेंगे तो वह जो है कि एक साइड गर्म करेंगे तो उसका दूसरा साइड भी गर्म हो जाएगा, इसे हम कहते हैं सुचालक। और यह जो है अम्लीय प्रकृति का होता है, क्षारीय धातु जो है क्षारीय प्रकृति का होता है, लेकिन अधातु जो है अम्लीय प्रकृति का होता है। और यह घातवर्धनीय होता है। इसका मतलब ये होगा कि इस पर अगर चोट पड़ेगा तो यह क्षणभंगुर हो जाएगा, यह बिखर जाएगा आपस में। इसके अंतर्गत जैसे अगर देखना चाहें तो कौन कौन सा आता है, जैसे हो गया हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया। इस तरह से पीरियोडिक टेबल में अगर देखिएगा तो धातुओं की संख्या कितनी है, 22 है। और धातु संख्या कितना है, 22। उसके बाद है तीसरा, हमने पढ़ा था, तीसरा है हमारा उपधातु। उपधातु जिसे मेटोलाइट के भी नाम से जानते हैं, मेटोलाइट। यह जो है विद्युत, यह जो है विद्युत का, यह जो है क्या होता है कि यह विद्युत का जो है थोड़ा कुछ सुचालक होता है। कहने का मतलब यह अर्धचालक है। जब इसको हीट प्रदान कीजिएगा तब यह जो है कि इसमें ज़्यादा करंट पास हो जाएगा। जैसे इसके अंतर्गत क्या होता है, जैसे सिलिकॉन हो गया, बोरोन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब क्या है, ये अर्धचालक के अंतर्गत आता है। जिसे धातु क्या होता है, इलेक्ट्रिकल होता है। और ये वो धातु क्या होता है, जैसे माफ़ कीजिएगा, धातु में क्या होता है, करंट जो पास होता है अधिक पास होता है। और उपधातु जो होता है, उपधातु में करंट बहुत कम पास होता है। जैसे मान लिया जाए एक टीवी ले लीजिए, पंखा ले लीजिए, उसमें हाई वोल्टेज चाहिए, लेकिन वही अगर मोबाइल में जितना भी होता है, या फिर मोबाइल के पीला वाला भाग में देखिए सोना जैसे चमकता है, वह क्या है, सिलिकॉन है, उसको क्या चाहिए, कम करंट चाहिए। अगर ज़्यादा करंट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो जल जाएगा, उसका डिवाइस जो है जल जाएगा। तो इस जैसे सौर प्लेट में किसका प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। तो ये सब जो है उपधातु के अंतर्गत आते हैं। उपधातु यह जो है विद्युत की तुलना में बहुत कम चालक होता है, और ताप बढ़ने पर यह जो है इसका चालकता बढ़ जाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन सा आता है, सिलिकॉन आता है, सिलिकॉन आता है, बोरोन आता है, जर्मेनियम आता है, और आर्सेनिक आता है, आर्सेनिक होता है। तो यह जो है कि जैसे एंटीमनी हो गया, ट्यूलियम हो गया, तो यह ऐसे उपधातुओं की संख्या कितना है, पीरियोडिक टेबल में 6। आप देख सकते हैं 91 धातु हो गया, 22 अधातु हो गया, और अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब जो है अगर इसमें मुख्य रूप से अगर एक पॉइंट अगर याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं। जैसे हो गया कि जल क्या होता है कि एक ऐसी अवस्था होता है जिसमें 0 डिग्री पर जो है ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। जल जो है 0 डिग्री पर, कितना, 0 डिग्री पर ठोस अवस्था में मिलेगा आपको, ठोस अवस्था में भी मिलेगा, द्रव्य अवस्था में भी मिलेगा, और गैस अवस्था में भी आपको मिलेगा। इसलिए ये तीनों इस बिंदु को यानी त्रिक बिंदु के भी नाम से जानते हैं। क्या, त्रिक बिंदु याद रखिएगा। कभी कदार इस क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है कि त्रिक बिंदु जो है कितना डिग्री सेल्सियस पे होता है, तो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे त्रिक बिंदु होता है। अब जो है अब हम देखते हैं कि परमाणु का जो है अध्ययन करते हैं। परमाणु का अध्ययन करने से पहले हमने कुछ पीछे छोड़ चुका था, अब उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। जैसे हमने पदार्थ के बारे में तो पढ़ लिया, पदार्थ का 3 अवस्था होता है, तत्व के बारे में, तत्व का 3 अवस्था कौन कौन सा है, धातु, अधातु और उपधातु, तो हमने पढ़ लिया। लेकिन इसमें हमने यौगिक को छोड़ दिया था, तो यौगिक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यौगिक यहाँ पर है, तो यहाँ पर जगह नहीं है तो हम क्या करते हैं, नीचे ही लिख देते हैं यौगिक। तो यौगिक के बारे में, यौगिक भी जो है 2 प्रकार का होता है। यह क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का
समंग मिश्रण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। तो यौगिक के अंदर कौन कौन सा आता है इसको देखते हैं। यौगिक जो है दो प्रकार का होता है, इसका भी दो अवस्था होता है। एक होता है कार्बनिक यौगिक, या दूसरा होता है अकार्बनिक यौगिक। पहला कार्बनिक यौगिक होता है, दूसरा अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक में जो है कि कोई भी कंपोनेंट होगा उसमें कार्बन की मात्रा होगी, लेकिन अकार्बनिक में क्या होगा, उसमें जो है कार्बन की मात्रा नहीं होगी। जैसे हो गया CaCO3। अब देखिए Ca तो कैल्शियम हो गया, CO3 इसमें कार्बन का मात्रा है, ये क्या हो गया, कार्बनिक हो गया। और जैसे हो गया CO2 हो गया, CO2 में देखिए कार्बन है। उसके बाद हो गया कोबाल्ट CO, इसमें क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन का संयोग मिश्रण है, तो ये क्या हो गया, कार्बनिक यौगिक हो गया। लेकिन अकार्बनिक यौगिक उसमें जो है कार्बन की मात्रा नहीं होगी। जैसे अकार्बनिक में क्या हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोग क्या होता है, जल होता है। इसमें देखिए कार्बन की मात्रा नहीं है, तो ये क्या हो गया, अकार्बनिक हो गया। और देखिए NaCl नमक हो गया। देखिए ये C को आप जो है कि कार्बन नहीं समझिए, क्योंकि ये Cl जो है क्लोरीन है, ठीक है, ये कार्बन नहीं है। नमक और क्लोरीन दोनों को मिला दीजिए, क्या होगा, जिसे हम साधारण नमक के रूप में जानते हैं, खाते हैं, NaCl, तो ये क्या हो गया, अकार्बनिक हो गया। और देखिएगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या हो गया, यह अकार्बनिक यौगिक हुआ। जैसे हो गया सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, ये क्या हो गया, एक प्रकार का अकार्बनिक यौगिक हो गया। तो उम्मीद करते हैं कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक के बारे में समझ में आया। कार्बनिक यौगिक भी जो है दो प्रकार का, एक कार्बनिक और एक अकार्बनिक। कार्बनिक में जो है, कार्बनिक में कार्बन का मिश्रण होता है, और जैसे हो गया CaCO3 कार्बन की मात्रा है, CO2 कार्बन की मात्रा है, CO, तो इसमें भी कार्बन का मात्रा है। और अकार्बनिक में क्या होता है कि उसमें कार्बन का मात्रा नहीं होता है। जैसे हाइड्रोजन हो गया जल हो गया H2O, NaCl, सल्फर डाइऑक्साइड AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, तो ये सब क्या हो गया, आपका यौगिक हो गया। अब हम तीसरा समझते हैं कि तत्व पढ़ लिए, यौगिक पढ़ लिए, अब थोड़ा सा मिश्रण के बारे में पढ़ लेते हैं। मिश्रण किसे कहते हैं, मिश्रण किसे कहते हैं उसको देख लेते हैं। तो मिश्रण भी दरअसल दो प्रकार का होता है। कितना, दो प्रकार का होता है। मिश्रण भी जो है दो प्रकार का होता है। पहला जो आता है विषमांग मिश्रण, और दूसरा होता है समांग मिश्रण। तो समांग और विषमांग मिश्रण किसे कहते हैं। जैसे उदाहरण के एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं कि समांग मिश्रण जैसे हो गया कि नमक और चीनी का मिश्रण, नमक और चीनी का मिश्रण, तो क्या हो गया, यह विषमांग मिश्रण हो गया। लेकिन नमक चीनी पानी जब मिला दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, समांग मिश्रण। अब इसको अलग करने में थोड़ा कठिनाई आएगी, तो उसे क्या कहेंगे हम, जिसको हम आसानी से अलग कर दिए, वह क्या हो गया, विषमांग मिश्रण। और अगर हम नमक चीनी पानी कर मिला देंगे तो क्या हो गया, विषमांग मिश्रण हो गया, समांग मिश्रण हो गया। इधर हो गया नमक, चीनी और पानी, ये देखिए, ये जो है हो गया आपका समांग मिश्रण। ये क्या हो गया हमारा, विषमांग मिश्रण, और यह जो है हमारा समांग मिश्रण हो गया। और अगर देखना चाहें तो जैसे हो गया बालू और सीमेंट अगर मिला देते हैं तो यह क्या हो गया, मिश्रण हो गया, बालू और सीमेंट। बालू सीमेंट जो है समांग मिश्रण हुआ, क्या हुआ, विषमांग मिश्रण हुआ। लेकिन बालू सीमेंट और पानी अगर तीनों मिला दीजिएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, समांग मिश्रण। क्या हो जाएगा, सीमेंट बालू अगर मिला दिए तो विषमांग मिश्रण, अगर उसमें सीमेंट बालू में पानी अगर मिला दिए तो वो क्या हो गया, विषमांग मिश्रण। अब थोड़ा इसको अलग करने में कठिनाई होगी। तो उम्मीद करते हैं कि तत्व, यौगिक और मिश्रण जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम जो है पदार्थ का जो होता है, पदार्थ के अंदर जो परमाणु होता है उसका अध्ययन हम करते हैं। तो दरअसल परमाणु क्या होता है, इसको का सिद्धांत जो है किसने दिया था, परमाणु सिद्धांत जो दिया था, किसने दिया था, यह डाल्टन ने दिया था। किसने दिया था, जॉन डाल्टन। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने दिया था। उसके बाद है हमारा लेकिन परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने। लेकिन जॉन डाल्टन से पहले जो है ऋषि कनाद ने, भारतीय जो है कि वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो है ऋषि कनाद ने परमाणु सिद्धांत पहले ऑलरेडी दे दिया था, लेकिन उस वक्त इसे जो है मान्यता नहीं मिला था। परमाणु सिद्धांत किसने दिया, जॉन डाल्टन ने। लेकिन जॉन डाल्टन से पहले जो है कि एक ऋषि कनाद हुआ करता था, ऋषि कनाद ने जो है परमाणु सिद्धांत दिया था, लेकिन इसको क्या हुआ, मान्यता नहीं दिया गया। उसके बाद क्या है, रदरफोर्ड ने जो है परमाणु सिद्धांत, रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत। अब देखते हैं रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत।
रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत। दरअसल रदरफोर्ड ने जो है एक परमाणु लिया और इसका जो है अध्ययन करना शुरू किया। परमाणु के अंदर में जो क्या होता है, केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक होता है। यहाँ पर केंद्रक है, ठीक है। और इसने क्या किया कि इसको जो है कि इस पर कुछ रिसर्च किया। इन्होंने क्या किया कि परमाणु के साइड से जो है कोई जो है अल्फा किरण जो है गुजारा। परमाणु के बाहरी साइड से जो है इन्होंने अल्फा किरण को गुजारा। तो इसने देखा अल्फा किरण गुजारने के बाद इसने पाया कि यहाँ पर जो है आराम से क्या हुआ कि किरण पास हो गया। यहाँ से क्या हुआ, आराम से किरण हमारा पास हो गया, अल्फा किरण, ठीक है। इधर से भी गुजारा तो आराम से क्या हुआ, अल्फा किरण पास हो गया। लेकिन इसने फिर जो है थोड़ा अंदर से पास किया। थोड़ा जो है अंदर से पास किया। थोड़ा जब अंदर से पास किया तो इसने पाया कि यहाँ तक आते आते क्या हुआ, यहाँ से जो है ये मुड़ गया, ठीक है। इस दिशा में बाहर की ओर मुड़ गया, बाहर की ओर मुड़ गया। और इधर से भी क्या हुआ, यहाँ तक आने के बाद क्या हुआ, बाहर की ओर मुड़ गया। तो यह यहाँ बाहर की ओर मुड़ गया तो पता चला कि ये बाहरी जो होता है, परमाणु का बाहरी सतह जो होता है वह खोखला होता है। और थोड़ा अंदर गए तो वहाँ पर अणुओं का पकड़ जो है थोड़ा मजबूती से था, इसलिए क्या हुआ, अल्फा किरण बाहर की ओर क्या हुआ, परावर्तित हो गया। लेकिन फिर उसने क्या किया, फिर उसने ट्राई किया कि अब एक जो है इसको केंद्र में हम डाल के देखते हैं। जब प्रकाश को केंद्र की ओर गुजारा यानी सेंटर में, तो क्या हुआ, यह जो है ठीक उसी दिशा में परिवर्तित हो गया। जिधर से डाला था ठीक उसी दिशा में क्या हुआ, परिवर्तित हो गया। तो इससे ये साबित हुआ कि रदरफोर्ड ने यह साबित किया कि परमाणु जो है, परमाणु का केंद्रीय भाग यानी जहाँ पर केंद्रक होता है, नाभिक होता है। नाभिक में क्या होता है कि वह जो है कि नाभिक जो है ये वह सघन होता है, बहुत जटिल होता है। और वहाँ से जो है कि जब अल्फा कण गुजारा गया तो क्या हुआ, परावर्तित होकर उसी दिशा में परिवर्तित हो गया। लेकिन जब उसे बाहर गुजारा गया थोड़ा सा, यानी नाभिक के थोड़ा सा बाहर किया गया, तो वहाँ जो है थोड़ा कम सघन मिला। वहाँ पर अणुओं का पकड़ थोड़ा कमजोर था, तो क्या हुआ, गया। लेकिन वह क्या हुआ, सीधा न जाकर के थोड़ा सा बाहर की ओर परिवर्तित हो गया किरण। लेकिन जब पूरे बाहर से गुजारा तो बाहर से गुजरने के बाद पता चला कि ये बिल्कुल जो है पास हो गया। तो इससे ये साबित हुआ कि परमाणु का जो है, परमाणु का जो कण होता है वह बाहरी जो है बाहरी सतह जो है खोखला होता है, अंदर की ओर थोड़ा कम खोखला होता है, लेकिन केंद्र में जो है पूरा सघन होता है। इससे वहाँ पर अल्फा कण परावर्तित नहीं हो पाया। और इसमें क्या होता है, जैसे अल्फा कण जो है क्या होता है, धनात्मक होता है। बीटा कण जो होता है हमारा ऋणात्मक होता है। लेकिन गामा जो किरण होता है वह क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन। याद रखिएगा, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ जाता है कि अल्फा जो है धनात्मक होता है, बीटा जो है ऋणात्मक होता है, और गामा जो है वह उदासीन होता है। उसके बाद हम इसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब हम इससे आगे बढ़े तो इससे पता चला, इसके बाद क्या हुआ, गोल्डस्टीन आया। इसके बाद जब गोल्डस्टीन आया, नहीं माफ़ कीजिएगा, इससे पहले जो है गोल्डस्टीन से पहले चेडविक आया था। जैसे जॉन डाल्टन ने जो है रदरफोर्ड ने परमाणु का सिद्धांत देकर के तो चला गया। रदरफोर्ड आया, उसने क्या किया, परमाणु का जो है परमाणु पर रिसर्च किया, उसने परमाणु सिद्धांत अपना देकर के चला गया। लेकिन उसके बाद एक वैज्ञानिक आया, रदरफोर्ड के बाद एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था जे थॉमसन। क्या था, जे थॉमसन। जे थॉमसन कब आया, 1897 में। 1897 में जे थॉमसन आया। इसने जो है कि परमाणु पर रिसर्च किया। तो उसने देखा कि यह एक, मान लिया जाए, परमाणु है, ठीक है। यह जो है एक परमाणु है, और परमाणु का ये जो है क्या है, नाभिक है। ये जो है परमाणु का नाभिक है। ये जो है परमाणु का नाभिक है। और लेकिन इस चेडविक ने क्या हुआ, जे थॉमसन ने क्या किया, इसकी बाहरी सतह का, यानी परमाणु के बाहरी सतह का रिसर्च किया। तो इसने पाया कि यहाँ पर जो है ना बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है इसमें भ्रमण कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जो है विद्युत का क्या होता है, ऋणात्मक होता है। बाहरी सतह में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है भ्रमण कर रहे थे, ठीक है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन भ्रमण कर रहा था। तो वह जो है इसने कहा कि यह जो है परमाणु के बाहरी सतह में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है जो इसका चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। यह किसने सिद्धांत दिया, तो जे थॉमसन ने। उसके बाद जो है फिर एक वैज्ञानिक आया। याद रखिएगा कि यह जो इलेक्ट्रॉन है विद्युत का ऋणात्मक होता है, ठीक है। और यह जो है कि परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है। उसके बाद फिर जे थॉमसन के बाद फिर एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था गोल्डस्टीन, ठीक है। गोल्डस्टीन बोल सकते हैं क्योंकि रदरफोर्ड ने तो अपना सिद्धांत करके चला गया था। गोल्डस्टीन आया, ठीक है। जब गोल्डस्टीन आया तो गोल्डस्टीन कब आया था,
गोल्डस्टीन आया हमारा 1920 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में गोल्डस्टीन आया। तो इसने क्या किया कि चैडविक ने तो क्या था, परमाणु का बाहरी सतह पर परीक्षण किया था, रिसर्च किया था। लेकिन जब गोल्डस्टीन आया तो उसने क्या किया, ये परमाणु है, ठीक है, इसने बाहरी सतह पर रिसर्च ना करके इसने क्या किया, केंद्र का रिसर्च किया, ठीक है, केंद्र का। इसने देखा कि केंद्र में क्या क्या है, उसके अंदर जो उस पर जो है रिसर्च किया। केंद्र में जब रिसर्च किया तो इसने पाया कि केंद्र में जो है जब इसको केंद्र में रिसर्च किया, इसको जब माइक्रोस्कोप से देखा तो इसने देखा कि केंद्र में जो है ना प्रोटॉन है। क्या है? प्रोटॉन है। जो विद्युत का धनात्मक होता है वो क्या है? प्रोटॉन है। प्रोटॉन। कुछ पार्टिकल देखा जिसका नाम क्या दिया गोल्डस्टीन ने? प्रोटॉन। प्रोटॉन। गोल्डस्टीन आया, इसने जो है क्या क्या, परमाणु का नाभिक को जो है, परमाणु के नाभिक को माइक्रोस्कोप से देखा तो इसने देखा कि परमाणु के नाभिक में कुछ पदार्थ है जो जिसका नाम क्या दिया? प्रोटॉन। और यह जो है विद्युत का क्या होता है? धनात्मक होता था। यह जो है विद्युत का धनात्मक है, तो इसलिए क्या है, प्रोटॉन का खोज का श्रेय किसको दे दिया गया? गोल्डस्टीन को। उसके बाद यह भी जो है यहीं पर छोड़ करके चला गया। उसके बाद फिर एक और वैज्ञानिक आया, उसने भी जो है इसके ऊपर कुछ रिसर्च करना फिर से स्टार्ट किया। इसके बाद कौन आया था? न्यूट्रॉन, सॉरी जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक। चैडविक। जेम्स चैडविक जब आया तो जेम्स चैडविक जो है 1932 में आया। कब आया? 1932 ईस्वी में। इसने भी जो है इससे संतुष्ट नहीं था। इसने भी जो है ना क्या होता है, परमाणु का केंद्र में जो है, यह है परमाणु, इसके केंद्र में और रिसर्च करना स्टार्ट किया। इसको नहीं रहा गया तो इसने भी जो है परमाणु के नाभिक में रिसर्च करके देखा। तो इसने क्या बोलते हैं, गोल्डस्टीन ने तो परमाणु के अंदर जो है जब माइक्रोस्कोप से देखा तो उसने क्या पाया था कि प्रोटॉन देखा था। लेकिन इसने जेम्स चैडविक जब आया, इसने भी जो है माइक्रोस्कोप से देखा तो बोला कि प्रोटॉन के अलावा कुछ और चीज़ है जो क्या है, तो वह जो है कि उदासीन होता था। क्या होता था? उदासीन। और इसलिए उसका नाम क्या दे दिया? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। जब जेम्स चैडविक आया तो उसने जो एक परमाणु का केंद्र को फिर माइक्रोस्कोप से देखा, क्या हुआ, परमाणु के अलावा उसने एक और चीज़ देखा, तो उसका क्या नाम दे दिया? न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन, इसलिए न्यूट्रॉन का श्रेय किसको दिया जाता है? तो जेम्स चैडविक को। कब आया था इसने रिसर्च किया? तो 1932 में। और न्यूट्रॉन जो है क्या होता है? उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। तो इस तरह से जो है कि क्या हुआ कि इस तरह से क्या हुआ, एक ही चीज़ पर जो है चार वैज्ञानिक ने रिसर्च किया। अगर जिसमें रदरफोर्ड आया था, रदरफोर्ड आया था उस समय अगर इसने अच्छे से रिसर्च कर लिया था इसके ऊपर, तो जो है हमें 3-4 नाम एक्स्ट्रा याद नहीं रखना पड़ता। इसने आया सिर्फ परमाणु सिद्धांत दे करके चला गया। इसने सिद्धांत दिया कि यह जो परमाणु होता है कि इसका बाहरी सतह खोखला होता है, क्योंकि इससे अल्फा किरण जब गुजारा तो आराम से पास हो गया। थोड़ा अंदर की ओर गुजारा तो क्या हुआ, अंदर की को आया तो जरूर, लेकिन क्या हुआ, फिर यहाँ से बाहर की ओर मुड़ गया। तो इससे पता चला कि बाहर खोखला है और उसके अंदर थोड़ा सा जटिल है, इसलिए वहाँ पर जो है कि परावर्तित हो गया बाहर की तरफ। उसके बाद जब केंद्र की ओर से गुजारा तो केंद्र में पता चला कि ये बहुत ही सघन है और यहाँ से जो है कि किरण पास नहीं हो पाया, इसलिए क्या पुनः परावर्तित हो गया। उसके बाद फिर आया गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन आया जे थॉमसन आया। जे थॉमसन जब आया तो जे थॉमसन कब आया? 1897 में। इसने जो है परमाणु के ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट किया। तो इसने देखा कि ये जो है परमाणु के, इसने क्या किया, चैडविक जब आया तो परमाणु की बाहरी सतह पर रिसर्च करना स्टार्ट। इसने माइक्रोस्कोप से देखा तो ये देखने के बाद इसे पता चला कि इस परमाणु के चारों ओर कोई चक्कर लगा रहा है। तो इसलिए जो चक्कर लगा रहा था वो क्या था? वह था इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो है विद्युत का क्या होता है? ऋणात्मक होता है। और अगर यही बोलेगा कि इसने एक और सिद्धांत दिया था, तो परमाणु के चारों ओर जो है कि परमाणु के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसको एक थ्योरी के नाम से संबोधित किया जिसका नाम था वाटरमेलन थ्योरी। वाटरमेलन किसे कहते हैं? तरबूजा को। आप देखिएगा ये तरबूज भी जो है ना इस टाइप का होता है, ठीक है। और तरबूज के अंदर जो है कि जो लाल लाल होता है और उसके चारों साइड जो है बीज होता है, काला काला, ठीक है। और ये बीज को जो है इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया। इसने कहा कि यही जो है इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर काटता है, इसलिए यह सिद्धांत जो है कि किस नाम से दिया? वाटरमेलन थ्योरी। लेकिन वैज्ञानिकों ने इसे मान्यता नहीं दिया। लेकिन फिर भी कभी कदार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वाटरमेलन थ्योरी किसने दिया था? तो जे थॉमसन ने दिया था, याद रखिएगा। उसके बाद फिर जो है जे थॉमसन यहाँ से बाहरी सतह का माइक्रोस्कोप से देखने के बाद पता चला कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, यहाँ से निकल गया। उसके बाद फिर एक वैज्ञानिक आया, उसको भी नहीं रहा गया, इसने भी रिसर्च करना स्टार्ट किया। और यह 1920 में आया गोल्डस्टीन ने आया। तो बोला कि इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन ने तो बाहरी सतह का जो है रिसर्च करी है, इसने माइक्रोस्कोप से देख ही लिया है। इसने क्या किया कि केंद्र की ओर जो है माइक्रोस्कोप से देखा। केंद्र को जब माइक्रोस्कोप से देखा तो इसने पाया कि इस केंद्र में जो है ना कुछ ऐसा पदार्थ है जो विद्युत का धनात्मक है, इसलिए उसको नाम क्या दिया गया? प्रोटॉन दिया गया। और इसलिए प्रोटॉन का खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? गोल्डस्टीन को। आप देख सकते हैं कि परमाणु सिद्धांत दिया जॉन डाल्टन ने, रदरफोर्ड ने,
जे थॉमसन है इलेक्ट्रॉन खोज के निकल गया। फिर जो है कि गोल्डस्टीन है उसने प्रोटॉन का खोज किया। फिर इसके बाद एक वैज्ञानिक और आया जेम्स चैडविक, इसको भी नहीं रहा गया, इसने भी जो है माइक्रोवेव रूप से खोजना स्टार्ट किया। इसने भी देखा कि परमाणु के नाभिक में जो है एक क्या बोलते हैं पदार्थ पाया, ये जो है कि तो उसने उसका नाम दे दिया न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन का इसलिए न्यूट्रॉन का खोज का श्रेय किसको दे दिया? जेम्स चैडविक को। तो उम्मीद करते हैं कि ये नाभिक के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, किसने जो है कि प्रोटॉन का खोज किया, किसने न्यूट्रॉन का खोज किया, किसने इलेक्ट्रॉन का खोज किया, ये सब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। उसके बाद इन सब के बाद एक वैज्ञानिक और आया था, इन सभी के बाद एक वैज्ञानिक और आया था, नील्स बोर आया था। नील्स बोर जब आया तो इसने जो है कि जितना भी सिद्धांत दिया था इसको अच्छी तरह से समझा दिया लोगों को कि ये जो है सब मतलब यह सब क्या हुआ अच्छी तरह से साबित कर दिया। इन सभी के बाद क्या आया? एक नील्स बोर आया। नील्स बोर ने यह साबित कर दिया कि जिन्होंने ये सब जो सिद्धांत दिया है यह सब सही है। इसने लोगों को अच्छी तरह से समझा दिया। तो उम्मीद करते हैं कि ये केमिस्ट्री का क्लास अच्छा लगा होगा और वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद। ऐसे वीडियो देखते रहिए और चैनल को सपोर्ट करते रहिए। कोई भी ऐसा सार्वजनिक कार्य से करने से खुशी मिलती है।